बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे वालिद साहिब नेक मगर बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। हम सब उनसे बहुत डरते थे। मेरे वालिद साहब बहुत बाअसूल थे, लिहाजा बेअसूली को नापसंद करते थे। सभी दोस्त दुश्मन दोनों इस बिना पर उनकी इज्जत करते थे। हमारे गांव में लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल न था, लिहाजा वो बच्चियों की तालीम के खिलाफ थे। कहते थे लड़कियों को लड़कों के स्कूल में दाखिल नहीं करवाना चाहिए क्योंकि वो कम अक्ली में गलतियां कर सकती हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था मगर महज 5 जमातें पढ़ सकी। 6ठी से वालिद साहब ने घर में बिठा दिया। भाई ने मुझे घर पर पढ़ाने का बेड़ा उठाया। यूं मेरे शौक को देखते हुए उन्होंने बतौरे प्राइवेट तालिबा मुझको मैट्रिक करवा दिया। मैट्रिक के बाद मेरे कई रिश्ते आए मगर अब्बू को ये रिश्ते पसंद न आते थे। वो हर रिश्ते में कोई न कोई खामी निकाल लेते थे। वो हमारे रिश्ते भी अपने असूलों के मुताबिक करना चाहते थे। इस एहतियात में मैं 25 बरस की हो गई। अब वालदा को मेरी बेहद फिक्र लग गई हुई थी। वो बीमार रहती थी, चाहती थी कि उनकी जिंदगी में मैं अपने घर की हो जाऊं। मैं कबूल सूरत थी, बहुत हसीनो जमील तो न थी और मामूली तालीमी आफ्ता भी थी। एक वक्त आया कि मेरे रिश्ते आना बंद हो गए। उसके बाद अचानक अम्मी बीमार पड़ गई। इलाज मुआलजे के बावजूद सेहत बेहतर होने की बजाय गिरने लगी। किसी की कुछ समझ में न आता था कि उनको क्या हुआ है। बिला आखिर एक दिन खून की उल्टी आई और वो खाल के हकीकी से जा मिली। घर में तमाम अफराद के होते हुए माँ के बगैर मैं अकेली रह गई। मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा कि माँ थी तो सब थे, माँ नहीं तो कोई नहीं। तन्हाई का ये एहसास मुझे सांप की तरह डसने लगा। हर शख्स अपनी जिंदगी में मगन था, किसी ने मेरा एहसास नहीं किया। अब मुझे एक दोस्त गमगुजार जीवन साथी की जरूरत महसूस होने लगी। ये वो उम्र थी जब हर लड़की अपना घर बसाना चाहती है और वो पूरी तरह शादी के लिए तैयार होती है, लेकिन उसके लिए रिश्ते आना मसला हो जाता है। मेरी दुआ थी कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और मुझे जीवन साथी मिले, मगर रिश्ते नहीं आते थे। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती और दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मुझे मेरे घर का कर दे, क्योंकि भाभीियों का सलूक अच्छा न था जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचती। आखिर दुआ कबूल हो गई, एक रिश्ता आ गया। अब मरहला ये था कि वालिद साहिब को वो पसंद आ जाए। अल्लाह की करनी उनको भी रिश्ता ठीक लगा। ये लोग मंगनी फौरन करना चाहते थे। शादी के लिए उन्हें अभी कुछ वक्त दरकार था, जबकि वालिद साहब चाहते थे कि शादी फौरन हो, मगर कुछ सोच कर रिश्ते को हाथ से न जाने दिया और उन लोगों को वक्त दे दिया। यूं रिश्ता तय पा गया। मुझ पर इस तब्दीली का बहुत अच्छा असर हुआ। खुश रहने लगी। एक हसास लड़की थी। ये खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि जीवन साथी मिल जाएगा तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लड़के वालों ने 3 सालों की मुद्दत मांगी। अगरचे ये बहुत तवील अरसा था मगर उनकी बात माननी ही पड़ी, वरना रिश्ता टूट जाता। अल्लाह अल्लाह करके 3 साल बीत गए। लड़के वाले शादी की तारीख लेने आ गए, मगर शादी से चंद दिन पहले ही मेरे वालिद साहब के किसी असूली मौक़िफ़ पर इनसे तकरार कर बैठे। यूं ये रिश्ता टूट गया। जी हाँ, 3 साल के तवील इंतजार के बाद मेरे वालिद साहब की बाइस ये रिश्ता टूट गया। मुझे किसी ने बताया कि वो लोग बिजली चोरी करके घर के AC वगैरह चलाते हैं। उन्होंने ये बात बहुत ही फखरिया अंदाज से जब मेरे अब्बू को बताई तो मेरे अब्बू तो नाराजगी का इजहार कर बैठे कि ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग बिजली चोरी करते हैं। ये मजहबी और इखलाकी तौर पर दोनों ही लिहाज से बहुत गलत है। ये तो मेरे असूलों के बहुत खिलाफ है, तो आप अपनी इस्लाह करें। उन लोगों को वालिद साहब की ये तकरार नागवार गुजरी और इस तरह रिश्ता टूट गया। मैं तो सदमे में चली गई। वालिद भी परेशान थे, मगर वो अपनी सोचों को दुरुस्त ख्याल करते थे और अपने मुवाकिफ पर पशेमान नहीं थे। तब अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। मेरी दिली गिरफ्तगी पर अल्लाह ने रहम फरमाया और एक और रिश्ता आया। वालिद साहब ने हाँ कर दी। वो मेरा मुरझाया चेहरा देखकर अफसुर्दा हो जाते थे। उन लोगों को खुश आमदीद खुश दिली से कहा और अहद भी किया कि अब एहतियात से चलूंगा और मामला बिगड़ने नहीं दूंगा।
ये बात भी लेकिन अब्बू की वजह से ही बिगड़ी। शादी की तारीख मुकर्रर हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमें जहेज नहीं चाहिए, बस आप हमको लड़की दे दें, हमारे लिए बहुत है। हमें उनकी अच्छी सोच से बहुत खुशी हुई। अब असूल तो ये था कि मेरे अब्बू भी किसी शर्त के बगैर मुझे उनके साथ रुखसत कर देते, लेकिन मेरे अब्बू को पता नहीं क्या सूझी, उनके जहन में क्या समाया कि उन्होंने कहा कि हक महर में मुझे 5 लाख रुपए लिख के दें। मेरे अब्बू का ये ख्याल था चूँकि तारीख अब मुकर्रर हो चुकी है तो लड़के वाले ये शर्त जरूर मान लेंगे। लड़का अच्छे ओहदे पर फाइज था, खूबरू और सुलझा हुआ खानदान था। फी जमाना ऐसे रिश्तों का मिलना नेमत होता है। इन लोगों ने शर्त न मानी और इस तरह ये रिश्ता भी टूट गया। घर वालों को तो सिर्फ अफसोस हुआ, पर मुझे तो दूसरी बार अजियत मिली। मैं तो बिल्कुल ही टूट फूट गई। ये झटका बहुत शदीद था। मैं बीमार पड़ गई। वालिदैन सहूलत से सोचते थे और लड़की की उम्र रफ्ता रफ्ता खिसकती जा रही थी। अब मैं 30 बरस की हो चुकी थी। इन हालात ने मुझको बोसीदा कर दिया। मैं वक्त से पहले बूढ़ी नजर आने लगी और इसके साथ जहनी तौर पर इतनी डिस्टर्ब हो गई कि हर बात भूलने लगी। मिजाजन भी चिड़चिड़ी हो गई तो लोग बात करने से कतराने लगे। हालांकि मैं अपने पूरे मोहल्ले में खुश मिजाज और मुनफरिद शख्सियत की मालिक थी। मेरे साथ वाली लड़कियों की शादी हो चुकी थी। जब उनके बारे में सुनती तो एहसासे महरूमी से निढाल होकर गिर पड़ती। ऐसी लड़कियों की दिली कैफियत से सिर्फ वही लोग वाकिफ हो सकते हैं जो खुद इस कैफियत से गुजरे हों। शादी की उम्र निकलती रही। बिन बनाए रिश्ते वालिद साहब की कुताही और अंदेशी से अंधेरे में डूब गए। जब मोहल्ले में किसी लड़की की रुखसती होती और शहनाइयों की गूंज कानों में गूंजती तो मैं उस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो जाती कि हफ्तों किसी से न बोलती। आईने के सामने खड़ी सोचती कि क्या वो कोकाफ की परियां हैं? आखिर मुझ में क्या कमी है? अब भाइयों को मेरा वजूद बोझ लगने लगा था। अब्बू के डर से चुप रहते थे, मगर भाभी सरगोशियां करती कि मेरे अखराजात बहुत है, यही रुपए वो अपने बच्चों पर क्यों न खर्च करें। एक रोज मैं कंघी कर रही थी जब आईने में मैंने गौर से देखा तो बहुत से बाल चांदी की तरह चमकते नजर आने लगे। तब आंसू टप टप आंखों से बह निकले। दिल से आह निकली, ऐ काश माँ तू जिंदा होती, तू वक्त पर मुझे अपने घर का कर देती। बुरे दिनों में तो साया भी साथ छोड़ जाता है। अब्बू तो फिर इस हिस्से में थे जब आदमी की सांस का भरोसा नहीं था। एक रोज यूं ही बैठे बैठे इनको दिल का दौरा पड़ गया और वो खालिके हकीकी के पास चले गए। उनकी जात उस घर में मेरा वाहद मजबूत सहारा थी। मुझे लगा कि किसी ने सर से छत हटा ली। अब मैं भरी दोपहर में खुले आसमान तले चल रही थी और साया करने वाला कोई न था। अब्बू के इंतकाल के बाद भाभियां खुल्लम खुल्ला मेरी मुखालफत पर उतर आईं। पहले तो जेरे लब बड़बड़ाती थी, अब ऊंचे लहजों में बुरा भला कहने लगी। भाई मेरे सामने महंगाई का रोना रोते तो भाभियां मुझको नकम्मी कहकर पुकारती। शोहरों से कहती हमारे बच्चे हैं, हम बच्चे संभालें कि काम करें। ये तुम्हारी बहन का फर्ज बनता है कि काम करे और घर संभाले। ये सारा दिन पलंग तोड़ती है, इतनी उम्र की हो गई है, अब इसकी शादी तो होने से रही। ये अल्फाज जलते हुए अंगारों की तरह मेरे कानों में पड़े तो तब जी चाहा कि मर जाऊं। आखिर जीने का क्या फायदा? उम्र रसीदा हो चुकी हूँ, अब मजीद रिश्ते तो आने से रहे। एक रोज मैं सख्त मायूसी के आलम में जाए नमाज पर बैठी थी कि पड़ोसन कुछ औरतों के साथ आ गई। उन्होंने कहा कि ये लड़की जो जाए नमाज पर बैठी है बड़ी अच्छी है, बस हमें तो बहुत पसंद है। सूखे दानों पर पानी पड़ गया। वो लड़के की तस्वीर भी साथ लाई थी। नाम असलम था। तस्वीर में खूबसूरत लग रहा था। भाई घर पर थे, उन्होंने तस्वीर देखी तो खुश हो गए। कहा अच्छा है। यूं बगैर छानबीन के ये रिश्ता मंजूर कर लिया, शायद ये सोचकर कि अब रिश्ते आने तो बंद हो गए हैं, ये आखिरी रिश्ता है। 2-3 दफा भाई लड़का देखने के लिए गए, मगर लड़के वाले कहते कि असलम बाहर गया हुआ है। वो लोग मेरे भाइयों की खूब आवभगत करते मगर लड़का ना दिखाते थे। असलम के भाई भाभी बार बार आने लगे, मेरी तारीफें करते। उसकी भाभी मुझे गले लगाती और प्यार करती। यूं उन्होंने महज लड़के की तस्वीर दिखाकर शादी की तारीख लिखवा ली। मैं चाहती थी कि मेरे भाई भाभी लड़के को जरूर देखें, उससे मिलें, घर बुलाएं, फिर शादी की तारीख दें। मगर घर वालों को जल्दी थी कि बार बार रिश्ता टूटने से एक खौफ सा था उनके दिलों में कि अगर इस मर्तबा भी रिश्ता टूटा तो लाजमन फिर कोई रिश्ता नहीं आएगा। शादी वाले दिन मुझे खौफ महसूस हुआ। मैं बुरी तरह रोने लगी।
रोते रोते हालत गैर हो गई। फौरन भाई और भाभी मुझे नजदीकी क्लिनिक ले गए, जहाँ मुझे ताकत का इंजेक्शन लगाया। हालत मजीद खराब हो गई क्योंकि इंजेक्शन सही ना था, जिसका रद्दे अमल हुआ इधर बारात आ गई और सब दुल्हन देखना चाहते थे। दुल्हन होती तो दिखाते। बड़ी मुश्किल से बाराती औरतों को रोका गया कि कमरे में दुल्हन तैयार हो रही है, अंदर से कुंडी लगा देगी, जब तैयार हो जाएगी तो देख लेना। 3-4 घंटे के बाद मेरी हालत कुछ संभली क्योंकि डॉक्टर ने फौरन एक दूसरा इंजेक्शन लगाकर क्लिनिक में मुझे लटा दिया। क्लिनिक से ही ब्यूटी पार्लर ले गए। 15 मिनट बाद थोड़ा सा मेकअप करवाया और ले आए। स्टेज पर बैठी तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, सर चकरा रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। 2 सहेलियां मुझे थामे हुए बैठी थी। बीमार होने के बावजूद मैं अच्छी लग रही थी। औरतें कह रही थी, वाह कितनी खूबसूरत दुल्हन है। दुल्हन के चेहरे पर से तो नजर ही नहीं हटती। जाने किस तरह निकाह की रस्म अदा हुई। मुझे कुछ होश ना था, बस निगाह नीचे थी और बामुश्किल सांस ले रही थी। मुझे तो शादी रास कब थी, जब भी रिश्ता पक्का हुआ टूट गया। ये खुशी मुझे रास होती तो पहले वाले रिश्ते क्यों टूटते। दूसरे रोज ही पता चल गया कि मेरा दूल्हा अब नॉर्मल आदमी है। उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है। वो उल्टी सीधी हरकतें करता है। कभी आईने के सामने खड़ा होकर मुंह बनाता, कभी खुद से बातें करने लगता। मैं इन हरकतों को नोट किया तो दिल धक से रह गया, मगर पूरी बहादुरी से हालात का मुकाबला करने की ठान ली। रफ्ता रफ्ता उसकी अंबार मल्टी बढ़ने लगी, या फिर मुझ पर उसकी ज़हनी कैफियत के पर खुलने लगे। मेरे दिल का फूल जो खिलने की चाह में था, खिलने से पहले ही मुरझाने लगा। हफ्ते बाद मेरे भाई और भाभी मुझे मिलने आए तो मेरे ससुराल वाले ने दूल्हे को ज्यादा देर उनके पास बैठने न दिया कि जाने कब दौरा पड़ जाए और भेद खुल जाए। मैं भी मेहरबान थी, क्या कहूँ क्या ना कहूँ। भाइयों ने कहा कि हम दुल्हा और दुल्हन को लेने आए हैं, उनकी दावत करनी है। वो लोग टाल मटोल करने लगे। इतने में दूसरे कमरे से चीजें गिरने और तोड़ फोड़ करने की आवाजें आने लगी। मेरे घर वाले चौंक के पूछा, ये सब क्या है? वो मेरी तरफ और मैं उनकी तरफ देख रही थी। इतने में शोर मच गया कि असलम ने टीवी तोड़ दिया है। नौकर और नौकरानी ने आकर बताया और जब मेरी नंद ने इनको घूरा तो वो भाग गई। मेरी नंद ने बात बनाई कि टीवी टेबल पर रखा हुआ था तो असलम भाई के हाथ से गिर गया, लेकिन ऐसी बातें कब छुपती हैं। मेरे घर वालों का अंदाजा हो गया कि दाल में कुछ काला है। मुझसे पूछा, क्या तुम घर जाना चाहती हो? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। तब भाइयों ने कहा कि असलम भी चले। मेरी सास बोली, कल हमारी जमीन के मुकदमे की पेशी है, उसको कोर्ट जाना है, वो आज नहीं जा सकेगा। पेशी के बाद दुल्हन को लेने आ जाएगा। मैं भाइयों के साथ मायके आ गई। अब सब घर वालों ने मुझे घेर लिया कि बताओ क्या मामला है, असलम सही तो है ना? मुझे बताना ही पड़ा कि वो सही नहीं है। पहले 2-3 रोज थोड़े बहुत नॉर्मल रहे, फिर उनका रवैया अचानक अब नॉर्मल हो गया, जैसे दौरा पड़ता। वो अजीबो गरीब हरकतें करने लगे, उल्टे सीधे इशारे करते हैं, खुद से बातें करते हैं। यकीनन वो ज़हनी तौर पर अपसेट हैं। अल्लाह जाने किस वजह से हैं। ये तो उनके घर वालों को ही पता होगा, मगर वो ठीक नहीं है। भाइयों ने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर मुझे कहा, देखो हम तुम्हें अभी तो ससुराल छोड़ आते हैं, कुछ दिन और देख लेते हैं। अगर तुम्हारे साथ मामूली ज़हनी दबाव में ऐसी हरकतें करते हैं तो ऐसे लोग तो काबिल इलाज होते हैं। हम इनका ज़हनी अमराज के डॉक्टरों से इलाज करवाएंगे। ज्यादा अब नॉर्मल हुआ तो फिर बताना। भाइयों के कहने पर मैं न चाहते हुए भी ससुराल वापस आ गई, मगर यहाँ मामला बहुत खराब मिला। असलम घर भर में चिल्लाते भागते रहे कि मेरी दुल्हन कहाँ है, मेरी दुल्हन भाग गई है। मुझे तो देखकर भी ना पहचाने, और कहा कि मेरी दुल्हन को चोर ले गए हैं। उनको इस कैफियत में देखकर मैं तो रोने लगी। सास मुझे चुप करवाने लगी। ये कैफियत असलम पर बकती है, अभी ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं रोते हुए सोच रही थी कि ये मेरे सगे भाई कैसे हैं। असलम को इस हालत में देखकर भी मुझे दोबारा इस जहन्नम में छोड़कर वापस चले गए हैं। फिर सोचा कि शोहर तो है, अल्लाह ने चाहा तो सही हो जाएगा। बेहिस भाइयों से क्या वफा की उम्मीद थी, जब बीवियों के खौफ और अखराजात के डर से मुझे एक पागल के सुपुर्द कर चुके हैं। मैंने हालात का बहादुरी से मुकाबला करने की ठान ली, मगर शायद मुझे मेरी बहादुरी भी रास न आई। असलम का पागलपन रोज बरोज बढ़ने लगा, यहाँ तक कि खतरनाक सूरत इख्तियार करने लगा। वो रात को उठकर मुझ पर तशद्दुद करने लगता। मैं चीखती तो सास ससुर छुड़ाने को दौड़ते। अजीब जिंदगी थी।
मैं भी कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई। दुनिया में क्या कोई ऐसी लड़की होगी जैसी मेरी तकदीर थी। इतनी बार रिश्ते टूटे, शादी और घर आबादी की दुआएं मांगते मांगते सर में सफेदी आ गई, और जब रिश्ता मिला तो कैसा, मेरे तो नसीब ही फूट गए। जब सास मुझे सब्र की तलकीन करती तो जी चाहता है कि इस बुढ़िया का मुंह नोच लूं। कसूर ना तो असलम का था और ना मेरा, कसूर सरासर इस औरत का था जिसने हमारे साथ धोखा किया। और अब कहती कि मैंने असलम की शादी इसलिए की थी कि डॉक्टर ने कहा था कि इसकी शादी कर दो, दिमाग का खलल ठीक हो जाएगा। और साथ ही गलती मेरी भाई और भाभीियों की भी थी, जिन्होंने बगैर लड़के देखे, इससे मिले बगैर ही अपनी जान छुड़वाने के लिए मुझे उसके हवाले कर दिया। इस अजियत और कर्ब से जिंदगी गुजारते हुए जब 1 साल पूरा बीत गया तो मैं शदीद बीमार पड़ गई। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। सोचती थी कि इससे तो भला था कि शादी ना होती, मैं बगैर सुहाग के ही भली थी। एक दिन असलम ने दिमाग के खलल के तहत हद कर दी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर मार पीट के घर से बाहर धकेल दिया कि जाओ तुम मनहूस हो। अपनी माँ से कहता कि जब से शादी हुई है तुमने किस चुड़ैल को मेरे सर पर चढ़ा दिया है। ये रोज मेरे बाल खींचती है, मुझे पत्थर मारती है और दांत निकाल कर मुझे डराती है, और तुम हो कि इसको मेरे सर से उतारती नहीं हो। मैं तो दरवाजे के बाहर इस तरह गिरी के सर पर ना तो दुपट्टा था और ना ही पैरों में जूती। पड़ोसी ने जब देखा तो वो मुझे अपने घर ले आया। उसकी बीवी ने अपनी चादर और जूती दी और कहा कि बस हद हो चुकी है, अब तुम इन बेरहम लोगों के साथ मत रहो, बल्कि अपने भाइयों के घर चली जाओ। मैंने उनसे कहा कि आप फोन कर दें, आप मेरे भाइयों को फोन करके तमाम अहवाल कहें और उनको बताएं कि ये हालात हैं और वो मुझे यहाँ से आकर ले जाएं। पड़ोसी ने हालात मेरे भाइयों को फोन करके बताए। मेरे भाइयों ने झूठ मूठ कह दिया कि वो आ रहे हैं, मगर वो ना आए। यहाँ तक कि 1 हफ्ता गुजर गया। तब पड़ोसी कहने लगे, बहन हम ज्यादा दिन आपको साथ नहीं रख सकते, असलम के वालिदैन हमसे झगड़ा करेंगे, बेहतर है कि आप वापस घर चली जाएं या फिर किसी दारुल उमान चली जाएं। मैंने कहा कि एक पागल आदमी के साथ रहने से बेहतर है मैं दारुल उमान चली जाऊं, आप मुझे वहाँ छोड़ आए। उन्होंने मुझे शहर के एक फलाही इदारे में पहुँचा दिया। उस रोज से आज तक मैं यहाँ इस अदारे के एक शोबे की इंचार्ज हूँ। बच्चों की देखभाल का फराइज मेरे जिम्मे है। कभी कभी कोई अबनॉर्मल बच्चा आ जाता है तो मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता है। बहुत से बच्चे बड़ों के गलत रवैयों और तशद्दुद के बायस भी ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं। इन बच्चों को बहुत प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है। जब कभी मेरा वास्ता किसी ऐसे बच्चे से पड़ जाता है तो मुझको बेअख्तियार असलम की याद आ जाती है। पता नहीं वो बेचारा किस वजह से ऐसा बना था। पैदाइशी खलल दिमाग का होता है कि बाद के हालात ने उसको ऐसे कर दिया था। आज भी अल्लाह से शिकवा करती हूँ कि मुझे क्यों ना आबाद किया, क्यों मेरी किस्मत में तन्हाइयाँ लिखी गई। आखिर मेरा क्या कसूर था। मेरी सारे माँ बाप से दरख्वास्त है कि अपनी बेटियों की शादियों में देर ना करें। ये माँ बाप का फर्ज है कि वो अपनी जिंदगियों में ही अपनी औलाद को उनके घर का कर दें, खास तौर पर बेटियों को, क्योंकि जब माँ बाप का साया सर से उठ जाता है ना तो दुनिया में इन्हें जलीलो ख्वार ही होना पड़ता है। बहन भाइयों के रिश्ते तब तक ही कायम रहते हैं जब तक वालिदैन हयात रहते हैं, और साथ ही लड़की के घर वालों का ये फर्ज बनता है कि उसके वालिदैन, बहन भाई और भाभियाँ खूब छानबीन के साथ लड़की का रिश्ता तय करें, क्योंकि ये लड़की की सारी जिंदगी का सवाल होता है।